हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कंप्यूटर का सिक्स सेशन होने वाला है, जिसमें हम आगे के 50 और 52 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आए और आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। इसी के साथ प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आप लोगों को वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो और आपको बिल्कुल ओरिएंटेड वीडियोस मिल जाए। तो टाइम टू टाइम वीडियोस को प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करते रहिए ताकि कोई वीडियो मिस आउट ना हो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? इनमें से कौन सी चीज रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए ठीक नहीं है? तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। एक सेकेंड के लिए आप प्लीज वेट कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो रैम है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसी हार्ड डिस्क की स्टोरेज होती है। सेकंड, रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया, रैम इज वोलाटाइल। इन्होंने बोला कौन सी चीज ट्रू नहीं है, तो रैम जो है वो बिल्कुल टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, वोलाटाइल है, प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं है। रैम में चीजें टेम्परेली सेव होती हैं और हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी होती है यानी ऐसी मेमोरी जो रियल में नहीं होती, वो क्या करती है, जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है उसकी थोड़ी सी जो स्पेस है, थोड़ी सी मेमोरी वो दे देती है रैम को, ताकि उसकी जो मेमोरी है वो एक्सटेंड हो जाए। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, हार्ड डिस्क की थोड़ा सा स्पेस किस में मिला देती है, रैम में मिला देती है। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने यही बोला है कि जो हार्ड डिस्क का स्पेस है वो किसको सप्लीमेंट करता है, वो रैम को सप्लीमेंट करता है, रैम की मेमोरी में एड ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एडवांटेज ऑफ डी रैम इज, जैसे कि आपको पता है कि जो रैम है वो दो टाइप की होती है, डी रैम यानी डायनामिक रैम और एस रैम यानी स्टैटिक रैम। तो डायनामिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देती हूँ। जो डायनामिक वाली है वो धीरे धीरे काम करती है, ये सस्ती होती है, ये इतनी महंगी नहीं होती और ये बहुत कम स्पेस घेरती है। ये तेज़ काम करती है, थोड़ी महंगी होती है और ये ज़्यादा स्पेस घेरती है। तो इन्होंने बोला डी रैम की एडवांटेज क्या है, इट इज़ चीपर देन एस रैम। बिल्कुल, ये एस रैम से जो है वो सस्ती होती है। इट कैन स्टोर मोर डेटा, नहीं ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती। एस रैम से फास्टर भी नहीं होती और इरेज भी नहीं कर सकते आप इजीली। आप सब काम जो आराम से कर सकते हो एस रैम में कर सकते हो, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये महंगी भी होती है। तो लेकिन इसकी एडवांटेज यही है डी रैम की कि ये सस्ती होती है एस रैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट, मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है? और आपको पता है इनमें ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। मेमोरी होती है टेम्परेरी, ठीक है, जो भी कंप्यूटर काम कर रहा है अभी करंट में जो काम कर रहा है वो मेमोरी में जाता है। स्टोरेज होता है परमानेंट, जो चीज़ आपने स्टोर कर दी, सेव कर दी, वो परमानेंटली सेव रहेगी। तो मेमोरी क्या है, टेम्परेरी है, और स्टोरेज क्या है, परमानेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी चीज़ है जो बफर का काम करती है? तो देखो, जो बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, जो सीपीयू से मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से सीपीयू तक आने जाने का काम करती है, वो होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश इज द एबिलिटी टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। ये कौन सी एबिलिटी है जिसमें अगर मान लो एक पूरी आपके पास कोई फाइल है, इसमें बहुत सारा डेटा है, अब आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर डेटा पे जंप करना है, तो रैंडमली आप जंप कर सकते हो, इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ये वो एबिलिटी है जिसकी वजह से आप रिक्वेस्टेड डेटा पे पर्टिकुलरली जा सकते हो। द डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। कंप्यूटर में क्या है कि स्टोरेज है, तो वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ये देखते हैं हम कि कितना डेटा हम स्टोरेज से कंप्यूटर में ला सकते हैं एक सेकंड में। इसको बोलते हैं डेटा डिजिटाइजिंग रेट। डेटा डिजिटाइजिंग रेट क्या होता है कि आप कितना डेटा स्टोरेज से कंप्यूटर के अंदर ला सकते हो। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी। जैसे आपने देखा होगा, आप पीसी पे क्लिक करते हो, दिस पीसी पे, तो लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके, आपसे ये पूछ रखा है कि जो मेन डायरेक्टरी है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट। ध्यान रखेंगे। द डैश इंडिकेट्स हाउ मच डाटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड।
किसी भी मीडियम के अंदर कितना स्टोरेज आ सकता है, क्या होता है उसकी कैपेसिटी होती है। आप देखते भी हो कितने जीबी की पेन ड्राइव है, तो वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है। द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। यहाँ से डाटा गया इस डिवाइस से दूसरे में आया, तो यहाँ से जब जाता है डाटा तो तभी पता होता है कि कितने टाइम पे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, किसी भी कारण से डेटा को आने में जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो कंपेंसेट करता है। यानी बीच में हम डिवाइसेस लगा देते हैं ताकि अगर कुछ भी ज़्यादा टाइम ले तो उसको कंपेंसेशन मिल जाए, उसको हम बोलते हैं बफर। The thick rigid metal plotters that are able to that are capable of retrieving information at a high rate of speed is known as। बहुत थिक, काफ़ी मोटे होते हैं, मेटल के प्लॉटर्स होते हैं जिन पे आप हाई स्पीड पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हो, रिट्राइव उनसे कर सकते हो, उनको बोलते हैं हार्ड डिस्क। और आपको मैं बता दूं, यही वो स्टोरेज है जो पर्सनल कंप्यूटर्स में मेन स्टोरेज होती है। जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स लैपटॉप होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में ही आप सब कुछ उसमें स्टोर करते हो। डेटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स। फ्लॉपी डिस्क अब तो नहीं आती है, फ्लॉपी डिस्क छोटी छोटी होती थी। इनके अंदर जो डेटा है वो रिंग्स में आप उसको स्टोर करते हो, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेक्टर्स। फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, फ्लॉपी डिस्क कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। सेक्टर्स आप बनाते हो और फिर ये ट्रैक्स में बदल जाते हैं, तो ये चीज़ है जिनमें फ्लॉपी डिस्क में डेटा अरेंज होता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इस, पर्सनल कंप्यूटर के लिए मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस क्या है, आपको बताया था ना, हार्ड डिस्क है। तो फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, लैपटॉप, इनमें से कोई नहीं है एचडीडी, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है मेन स्टोरेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अगर आप पूरी डिस्क को ट्रैक्स में, सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ध्यान से इसको याद करेंगे। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज, जो मैग्नेटिक टेप होती है जहाँ पे आपको डेटा को एकदम से कहीं बीच में से उठाना हो, वहाँ पे आप मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होता है ना मैग्नेटिक टेप में, सीक्वेंस में होता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, आप रैंडमली कहीं नहीं जा सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। जितनी भी मैग्नेटिक टेप्स होती है वहाँ पे डेटा को बीच में से नहीं उठाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ऑन अ CDRW यू कैन, CDRW का मतलब है रीड, राइट एंड री राइट। आप इसको रीड भी कर सकते हो, इरेज करके राइट भी कर सकते हो, और इसका मतलब री राइट भी कर सकते हो। तो ये CDRW का मतलब है आप रीड, राइट और री राइट भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। ऐसी CD को CDRW बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ CD-ROM एज अ स्टोरेज मीडिया। CD-ROM की क्या एडवांटेज रहती है जब आप उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हो, तो मैं आपको बता दूं, जो CD-ROM है आप समझो बहुत सस्ती आती है। एक तो ये बहुत सस्ता तरीका है जिससे आप बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा CD मतलब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो CD-ROM इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी के अलावा ऐसा नहीं है कि कम एरर बनाती है या आप इसमें से डेटा बहुत जल्दी निकाल सकते हो मैग्नेटिक टेप, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है CD-ROM सस्ती आती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स। एक और चीज़, CD जो है मेनली 3 टाइप की होती है। CD-ROM जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। CD-R रिकॉर्डेबल, जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और CD-RW जिसको आप री राइट कर सकते हो, रीड, राइट एंड री राइट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली, रीड ओनली मतलब ROM लगा होगा उसमें, तो ROM यही है, DVD ROM आप देख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेबल है, रीड राइट है, और ये है रीड ओनली मेमोरी, यही। तो DVD भी 3 टाइप की होती है सेम, DVD ROM यानी डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क DVD की फुल फॉर्म है, और ROM की हो गई रीड ओनली मेमोरी। R का मतलब है रिकॉर्डेबल और RW का मतलब है री राइटेबल। डैश आर यूज टू मेजर कंप्यूटर मेमोरी, रैम और CD-ROM हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, इन सब की मेमोरी हम किस में देखते हैं, ऑब्वियसली बात है हम इसमें देखते हैं बाइट्स में। जैसे मैं बोलती हूँ MB 1.35 MB होती है या 1.44 MB होती है फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी, तो MB में क्या आ रहा है, बाइट्स, मेगा बाइट्स, तो बाइट्स में हम स्टोर करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हो गया या किसी की भी मेमोरी का एड्रेस है तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, बाइनरी कोड से, सबके बाइनरी कोड्स फिक्स होते हैं।
किलोबाइट किसके इक्वल होता है, ये मैंने कंप्यूटर सेशन में भी बताया था। 1 KB इक्वल होता है, दो सिस्टम होते हैं, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम तो अब हम फोन्स वगैरह में यूज करते हैं, जिसमें 1000 किलो में 1000 ही होता है, लेकिन कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में हम यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम। तो 1 KB में इक्वल होगी 1024 बाइट्स। ध्यान रख से इसको लर्न करेंगे। 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट्स, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम इतना लेते हैं क्योंकि बाइनरी सिस्टम हम यूज करते हैं। ये है आपका डेसिमल सिस्टम में। और कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम यूज होता है, बाइनरी सिस्टम यूज होता है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी, रैम और रोम इज मेजर्ड इन, हम मेमोरी किस में मेजर करते हैं, अभी मैंने बताया बाइट्स में मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ एंड रेसिपिएंट्स, इनमें से कौन सी सर्विस है जो कंप्यूटिंग, जब अलग अलग तरीके की डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, हेट्रोजीनियस यूज कर रहे हो, यानी जरूरी नहीं है सारी डिवाइसेस एक जैसी हो, उनको कहीं स्टोरेज डालना है एक जगह पे, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एक नाम से, एक आईडी से एक क्लाउड बना दिया जाता है जिसमें उनको जिस भी डिवाइस का कुछ भी मीडिया स्टोर करना है वो कर सकते हैं। Which of the following is a term generally used to describe a new technology, but it may refer to the continuing development of an existing technology? इनमें से वो कौन सी टर्म है जो हम यूज करते हैं ऐसी टर्म को दिखाने के लिए, ऐसी चीज को दिखाने के लिए जिसमें नई टेक्नोलॉजी बन रही हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो भी आगे जो है वो उसका प्रोग्रेस हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे। एक सेकंड में कलर थोड़ा सा देख लेती हूँ जो आपको दिखाई दे। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है, ये कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक मिनट जी। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली अक्रॉस एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हो इंटरनेट के थ्रू। देखो इसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये मैं पेन की बात करूं, अगर मैं इस पेन को इंटरनेट की हेल्प से कंट्रोल करना शुरू कर दूं, ये IoT आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा। तो IoT है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते हो एक नेटवर्क की हेल्प से। तो IoT इज अ नेटवर्क इन विच ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट थ्रू नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें क्या होगा कि जो रिमोटली मतलब जो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जहां पे नेटवर्क नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल रिमोटली, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिल्कुल रिमोट थिंग्स हैं उनको भी आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। डैश आर की कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू टू कलेक्ट लाइव डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स एनवायरमेंट, वो इनमें से कौन सी चीज है जो आपको अपने आसपास की चीजों से डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। सेंसर, आपने देखा होगा स्मार्ट वॉचेज हम यूज करते हैं, सब में सेंसर होता है जो आसपास की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। IoT सिस्टम प्रोवाइड सब्सटेंशियल पर्सनल डेटा इन डैश डिटेल, जो IoT का सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिस्टम है, वो पर्सनल डेटा को बिल्कुल डिटेल में बताता है, लेकिन मिनिमम डिटेल और मैक्सिमम डिटेल, मैक्सिमम डिटेल, पर्सनल डेटा को मैक्सिमम डिटेल में बताने में हेल्प करता है IoT। डैश ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, बहुत बड़े डेटा का एनालिटिक्स जब हम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी ऐसा डेटा जो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो, ऐसा डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड हो, यानी जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी जिनके बारे में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा। सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना होता है, लेकिन उसको हम बोलते क्या है, उसको बोलते हैं वेराइटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, यानी बड़े बड़े डेटा की जो वेराइटी है। वेराइटी वर्ड के आते का मतलब क्या होगा कि आप अलग अलग तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे, तो स्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी इसमें आप इन्वॉल्व करोगे। वर्चुअल रियलिटी इज प्राइमरीली एक्सपीरियंस थ्रू डैश ऑफ द 5 सेंसेस। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे वीडियो गेम्स है आज की डेट में, 3D में आप खेल सकते हो उनको, है ना, स्पेक्स लगाते हैं, VCR लगाते हैं उनके थ्रू, तो उसमें कौन सी 2 सेंसेस यूज होते हैं, 2, सेंस ऑफ साउंड एंड सेंस ऑफ साइट। तो 2 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से इसको कर लेंगे। विच टेक्नोलॉजी डिवाइस इज यूज ऑफ वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस, वर्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, वर्चुअल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो ऑब्वियसली, क्योंकि वर्चुअल टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि आप सब कुछ जो है बिल्कुल वर्चुअली डेवलप करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बॉडीज अ सिस्टम डिजाइन टू कैरी आउट वन पर्टिकुलर जॉब। देखो जब भी आपको कोई जॉब करनी होती है, काम करना होता है, तो 2 तरीके के काम करोगे आप, या तो कोई स्पेसिफिक काम के लिए आप
इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हो या जनरल पर्पसेस के लिए। जनरल पर्पसेस के लिए स्ट्रॉन्ग एआई डेवलप करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसको इतना पता होना चाहिए। जनरल पर्पसेस में क्या आएगा कि बहुत सारी वैरायटी आप यूज करोगे, लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक काम के लिए डेवलप करते हो तो आप वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हो, क्योंकि उसको पता है उसको सिर्फ एक ही काम करना है, उसको दिमाग इतना लगाना ही नहीं है। तो वीक एआई इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनक्रिप्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस दैट रिकॉर्ड्स डेटा। इनमें से कौन सा एक एनक्रिप्टेड यानी बिल्कुल कोडेड है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जिसमें आपने सारे डेटा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो डेटा को सब कुछ रिकॉर्ड करता है? तो वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आप ये समझ सकते हो जितनी भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि पैसे का लेना देना, सारी तरीके की ट्रांजैक्शंस की बात कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स हम जितने भी हम लेते हैं उन सबका एक रिकॉर्ड, डिजिटली रिकॉर्ड अगर हम कर रहे हैं तो उसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन मैकेनिज्म ब्रिंग्स एवरीवन टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ब्लॉकचेन मैकेनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, आप इस पे डिपेंड रह सकते हो, आपको ये जो है ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजेस डैश सॉफ्टवेयर। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एडिटिव हो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती है? वो यूज करती है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी ऐसा डिजाइन, देखो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एडिटिव हो रही हो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूटर पे सब कुछ छोड़ देंगे। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द करेक्ट आंसर। RPA काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। RPA क्या होता है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली जो बिजनेस प्रोसीजर्स होते हैं और जो हम बार बार रिपीट करते हैं ये उनको रिकॉर्ड करता है। तो ये क्या करता है? इट इज द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज सॉफ्टवेयर रोबोट। ये सॉफ्टवेयर रोबोट के नाम से जाना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में हम यूज करते हैं। जब कोई भी बिजनेस मैकेनिज्म है और जिसमें रिपीटेडली एक ही चीज होती है तो हम उसमें RPA लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि एरर कम होंगे, टाइम मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ये खुद से खुद काम करने लगता है। What is और आर द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ RBA? इंक्रीज एक्यूरेसी, ये बिल्कुल बेनिफिट है। नो इंटरप्शन ऑफ वर्क, वर्क रुकता नहीं है। लो टेक्निकल बैरियर्स, ऑल ऑफ द अबव। ये एडवांटेजेस हैं RPA रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन को यूज करने के। डैश कैन हेल्प कंपनीज ऑफर बेटर कस्टमर सर्विस बाय ऑटोमेटिंग कॉन्टैक्ट सेंटर टास्क। देखिए आ गया, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कंपनी को हेल्प करती है अच्छी कस्टमर सर्विस देने के लिए? कैसे? उनके जो सेंटर टास्क होते हैं, जो मेन टास्क है, उनको ऑटोमेशन करने के लिए, यानी उनको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। तो वो RPA है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वियरेबल कंप्यूटिंग डिवाइस? इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसको आप पहन सकते हो? विच कम्स विद अ हेड माउंटेड डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ आई ग्लासेस। जो आई ग्लासेस चश्मे की तरह दिखती हैं, गूगल ग्लास। गूगल ग्लास है, हम पहन सकते हैं, और कंप्यूटेड यानी इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस जो अब आने वाले हैं लास्ट के, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बहुत मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड तो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे कंप्यूटर इनमें इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड है। जैसे स्मार्ट वॉचेज हैं, कैन बी स्मार्ट बैंड्स विद। स्मार्ट वॉचेस जो है वो स्मार्ट बैंड्स की तरह काम करते हैं। उनमें क्या क्या होता है? पीडोमीटर्स जो स्टेप्स को काउंट करता है, और हार्ट रेट मॉनिटर्स, दोनों ही आते हैं। अब तो आपको पता है स्मार्ट वॉचेस में आप हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। पीडोमीटर भी उसके अंदर होते हैं जो नंबर ऑफ स्टेप्स बताते हैं आपने कितने लिए हैं। ऐप लॉन्च्ड बाय IRCTC इज नोन एज। IRCTC जो रेलवेज की आपकी वेबसाइट है, इसने एक ऐप लॉन्च किया है IRCTC कनेक्ट। इसको ध्यान से आप इसको लर्न कर लेंगे। पेटीएम इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय। पेटीएम जो है वो सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट और कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। किसने इसको, इसके CEO कौन थे? इसके थे विजय शेखर शर्मा। इन्होंने ही इसको मतलब आप कह सकते हो इन्होंने ही इसको खड़ा किया है, जो कि ये आज की डेट में है। दिस मोबाइल ऐप रिड्यूसेस द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। ये एक ऐसा ऐप है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की नीड को या फेक डॉक्यूमेंट्स की नीड को कम करता है, इसके रिस्क को खत्म करता है। तो आपको पता होगा आज की डेट में कोई अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं चलता। डिजी लॉकर ऐप है, गवर्नमेंट ने इसको बहुत प्रमोट किया था। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, अपना आधार कार्ड लिंक करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। UPI हैज बीन लॉन्च्ड बाय। UPI किसने लॉन्च किया था? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI को लॉन्च किया था। अच्छे से लर्न कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स यूजर्स टू एक्सेस मल्टीपल बैंक अकाउंट्स विद अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन? इनमें से वो कौन सा सिस्टम है जिसमें आप बहुत सारे बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल की एप्लीकेशन पे आप कर सकते हो? वो है UPI पेमेंट। आपको पता है UPI पेमेंट से क्या होता है कि आपके बैंक से अगर 2-4 बैंक भी है, या फिर आप कह सकते हो, सॉरी
अगर कई सारे बैंक अकाउंट भी है तो आप एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से आप यूज कर सकते हो, तो आपका वो है यूपीआई। ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जो होता है, जैसे पेटीएम वॉलेट भी है, उसको आप एक और नाम से बुलाते हो, क्या है, मोबाइल वॉलेट। क्योंकि वो वॉलेट ऐसा है कि आपको फिजिकली नहीं लेकर जाना हर कहीं, आपको ऑनलाइन जो है यानी इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू आप अपनी सर्विसेज उठा सकते हो। विच ई वॉलेट इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट अ पेमेंट बैंक। वो कौन सा ई वॉलेट है जिसने आरबीआई से सबसे पहले जो है एक लाइसेंस रिसीव किया था ताकि वो पेमेंट बैंक शुरू कर सके। आपको पता है ना, अब तो शुरू ये एक ही नाम से है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम का जो ई वॉलेट है उन्होंने सबसे पहले लाइसेंस लिया था ताकि वो अपनी एक पेमेंट बैंक भी स्टार्ट कर सके। विच बैंक ऑफर्ड ई वॉलेट ऐप पेजैप। पेजैप जो है वो किसने कौन से बैंक ने इसको ऑफर किया है, तो ये ऑफर किया है एचडीएफसी ने। इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोन पे वॉलेट हैज बीन लॉन्च बाय, फोन पे का जो वॉलेट है किस किसने लॉन्च किया है, ये समीर निगम और राहुल चारी दोनों ने एक साथ लॉन्च किया था इसको मिलकर। तो इसके आंसर है बोथ 1 and 2। एसबीआई बडी हैज लॉन्च मोबाइल वॉलेट बडी इन डैश लैंग्वेजेस। आपको ये बताना है, जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बडी ने लॉन्च किया है मोबाइल वॉलेट अपना खुद का, तो उन्होंने कितनी लैंग्वेजेस में वॉलेट को लॉन्च किया है, 13 लैंग्वेजेस, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, यानी ऑल ओवर इंडिया एक्सेसिबिलिटी रहे उसकी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा लॉन्च किया है। विच इज़ हाइएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी, इनमें से सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, वो है मैश टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा केवल्स इसी में यूज़ होते हैं, तो मैश टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। सबसे ये इसके अंदर हर एक सिस्टम से कनेक्ट होता है, चाहे वो 50 कंप्यूटर हो चाहे वो 100 कंप्यूटर हो, तो मैश टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होती है। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के क्वेश्चंस में भी कुछ ना कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ प्लेलिस्ट, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि प्लेलिस्ट जाकर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, कई बार वीडियोज़ मिस आउट हो जाती हैं, तो आपकी इस तरीके से मिस नहीं होंगी। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर टाइमली अवेलेबल हो जाएंगी। और ऑफिसर्स बैच, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैच में ऐप पर नया बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपकी मेन एग्जाम फोकस्ड वीडियोस हैं, सारे मेन सब्जेक्ट्स के बारे में, सभी सब्जेक्ट्स जो है वहाँ पे आपको कराए जाएंगे। प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपके अपर हैंड है कुछ सब्जेक्ट पे, तो आप इंडिविजुअल बैचेस ले सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य बैच है जो सर शुभम सर ने लॉन्च किया है, अमन त्रिवेदी सर का इंग्लिश का बैच है, जीएस का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड बैच है, और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।